एक आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। डेड लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी। यह धड़ यानी धड़ जो शरीर का हिस्सा होता है पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर आधारित है। जॉन मार्शल ने जो खोज की थी, जॉन मार्शल के अनुसार किताब लिखी है मोहनजोदड़ो एंड द सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत। तो आपके प्रश्न बनता है कि जॉन मार्शल ने कौन सी किताब लिखी थी। तो जॉन मार्शल एक इतिहासकार रहे हैं, अंग्रेज इतिहासकार, जिन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ये किताब लिखी है। उसके बाद 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर तथा उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। यानी यहाँ पे खुदाई में 1925 के आसपास बहुत सारे अस्थि पंजर के साथ साथ आभूषण भी मिले हैं। बहुत समय बाद 1947 में REM व्हीलर ने, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसको आपने लिख लिया होगा। और दूसरा प्रश्न बनता है 1947 जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो REM व्हीलर, इसको अंडरलाइन करके कॉपी में लिख ले। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यानी बता रहे हैं कि ऋग्वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मिलता है। ऋग्वेद में पूर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है, पूर का मतलब होता है प्राचीन किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का संबंध ऋग्वेद से जोड़ते हैं, जिसके अंदर पूर यानी इंद्र को भी कहा जाता है, पुरंदर, तो इंद्र से संबंध जोड़ते हैं। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे। पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे, मिथक यानी झूठे। हड़प्पा में हाल ही में उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया। या हम मुख्यतः अनार्य, आर्य एक होते थे आर्य और एक अनार्य, जो विदेशी प्रजातियां होती थी, प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें हम प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है। जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर कर दिया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोगी नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। यानी कुछ न कुछ युद्ध वगैरह आक्रमण कुछ हुआ था जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो जैसी इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। इन बहुत सारे मानते हैं कि हो सकता है इंद्र ने कोई आक्रमण किया जिसकी वजह से सभ्यता समाप्त हुई। REM व्हीलर 1946, एशियन एंड इंडियन 1947 से उद्धृत। उसके बाद 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले हैं जहां सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती है कि वे अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल के संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी जॉर्ज डेल्स ने सारी परिभाषाएं बदल के रख दी। और GF डेल्स द मिथिकल मैसेकट एट मोहनजोदड़ो, यानी इस व्यक्ति ने जॉर्ज डेल्स जो है, इसने किताब लिखी थी द मिथिकल मैसेकट एट मोहनजोदड़ो 1964 से इस किताब से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों पर सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह उलट देता है। यानी अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अनुभव बताते हैं। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की, किससे की, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण संदर्भ में किया है। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। यानी सभ्यता की खोज किसने की, कैसे पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता बसी हुई है।
जब हड़प्पा सभ्यता शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों यानी शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तु का अर्थ लगाया जाएगा। यानी अपरिचित वस्तुएं क्या है। अब ये जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर, या आप कॉपी में नोट कर ले और इसको लिख ले आराम से, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है कनिग्रम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, यानी खुदाई का काम किया। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित साक्ष्यों यानी साहित्य अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यानी कोई लिखी हुई बात हुई उसके आधार पर खुदाई करते थे। हर कहीं थोड़ी खुदाई कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ मिलने की संभावना वही खुदाई करते हैं। यहाँ तक कि कनिगम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी डायरेक्टर जनरल की रुचि थी कनिगम की, जिसकी वजह से उसने खुदाई आरंभ करवाई। आरंभिक बस्ती की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप शब्द जहाँ पे भी आता है वहाँ भारत की बात की जाती है। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री यानी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा, यानी ऐसे चीनी बहुत से यात्री हैं जैसे वेनसांग सिंह फाइया ने जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। यानी उन्होंने कुछ किताब लिखी थी, उनकी बात उनकी जानकारी प्राप्त की। कनिगम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखन किया, इन दोबारा लिखा, अनुवाद किया। उनका उत्खनन के समय में ऐसी पुरावस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी, कि आखिर यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, जानकारी उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया। ये कनिगम की जो खुदाई की गई उसमें कनिगम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहले ज्ञात मोहर का रेखा चित्र, ज्ञात मोहर ये चित्र दे रखा है एक, और यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो ये ज्ञात मोहर है जो कनिगम ने खुदाई में प्राप्त की है। उसके बाद आगे बात करते हैं हड़प्पा जैसी पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिगम तक पहुंची भी है, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरावस्तु कितनी प्राचीन है। यानी कनिगम भी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाए कि सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं मिली वो कितनी पुरानी है। एक अंग्रेज ने कनिगम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी प्रयास तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ये हुआ था। यानी ऐसा मानते हैं कि भारत के अंदर गंगा घाटी के अंदर जो शहर है वहाँ से भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। यानी हड़प्पा के महत्व को ऐसा नहीं कि समझने में चूक गए, लेकिन वो भी सही तरह से जानकारी का अनुमान नहीं लगा पाए। उसके बाद आगे बात करते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। यानी हड़प्पा मोहरों की खोज दयाराम साहनी ने की, निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। राखालदास की जगह कहीं कहीं पे आपको R.D. बनर्जी भी मिलेगा, तो R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी एक ही व्यक्ति का नाम है। ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरा स्थल संस्कृति के भाग थे और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले कि सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण की खोज की किसने की पूरे विश्व में 1924 में, तो जनरल डायरेक्टर ने। 1924 के आसपास भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन था, जॉन मार्शल था। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं, और S.N. राव की जो किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी मार्शल ने जहाँ पे खुदाई की थी वो 3000 साल पहले सभ्यता विकसित हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरावस्तुओं में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरा स्तर पर मिली मुहरें जैसी पर तब तक पहचानी नहीं जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी है कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। यानी हड़प्पा सभ्यता लगभग जिस समय मेसोपोटामिया विकसित हुई मिस्र के अंदर, उस समय हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हुई थी।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन वाला काल था, क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। यहाँ से भी अनुमान लगा कि आप महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लिख लें कि पहले भारतीय पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? जॉन मार्शल। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए, यानी यूनान और क्रीट में उन्होंने इससे पहले खुदाई की थी, जहाँ का अनुभव उनको भारत में प्राप्त हुआ। अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। कनिंघम की तरह खोज थी, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जॉन मार्शल का था, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे खुदाई का काम करवाया। बात करते हैं पुरा स्थल टीले स्तर। पुरातात्विक पुरा स्थल वस्तु और संरचना के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण होता है, उन्हें टीला कहा जाता है। टीला यानी ऐसा ऊंचा स्थान जहाँ पे लोग लगातार रहते हैं और वो भूमि ऊंची होती जाती है। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन वस्तुओं में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है, यानी यहाँ से जो वस्तु मिली, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित हुई थी। ये स्तर एक ही दूसरे से रंग, प्रकृति और इनसे मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर यानी जहाँ पे न तो लोग रहते हैं न कोई वस्तु का उत्पादन होता है, जिनको त्याग दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है, यानी परित्यक्त कर दिया जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तु को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता चल जाए, यानी जो सभ्यता जितनी नीचे है वो उतनी पुरानी, जो सभ्यता जितनी ऊपर है वो उतनी नहीं है। उससे आगे बात करते हैं एक छोटे टीले का स्तर विन्यास, यानी टीला दे रखा है, उसका स्तर विन्यास ध्यान से देखने पता चलता है, यानी अलग अलग प्रकार से। ये सबसे नीचे वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ से खुदाई का काम चल रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं मार्शल पुरावस्तुओं के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी कहीं एक इकाई विशेष रूप से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। अब कुछ नई तकनीकी तथा प्रश्न की बात करते हैं। नई तकनीकी तथा प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इन समस्या को निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे REM व्हीलर, जिन्होंने खुदाई का काम करवाया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप यानी भारत के विभाजन पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थलों में अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यानी अधिकतर सभ्यता पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चली गई, लेकिन उससे पहले वो भारत का हिस्सा थी। इस कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ जो वर्तमान गुजरात में है, व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई है, तथा पंजाब और हरियाणा जो भारत के अंदर है, किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा सभ्यता की स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, लोथल जो गुजरात के अंदर, राखीगढ़ी जो हरियाणा के अंदर है, हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर, वहां से हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है, ये नहीं भारत के अंदर ये नए नए स्थानों की खुदाई की गई। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरा स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पुरावस्तु रूपी निधि से भी जूझते हैं, उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्तरों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे, यानी खुदाई का काम लगातार जारी रहा और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने का सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। भारतीय पुरातात्विक
सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल व्हीलर क्या कहता है, आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते हैं। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा है, मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर में प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचाने रात के समय जा रहे थे। अपने चिंतन सहकर्मी की इस चेतावनी की कि हमें अपने निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना। इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, यानी सुबह सुबह करोगे गर्मी के मौसम में ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। वे बाद के प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की भीड़ से अनगिनत सियारों की रात को हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए और हम सो गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर में मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले पर देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद मेरे घबराते हुए कर्मचारीगण में सूर्य की तेज रोशनी में कुदाली और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे संकी न समझे, यानी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के, क्योंकि गर्मी के मौसम गर्मी लगती है जिसकी वजह से खुदाई का काम इन्होंने किया था। मैं आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान से उद्धृत यानी किताब, ये किताब जो है इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले। किताब किसकी है, REM व्हीलर की माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत इस किताब से। और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, ये अगली क्लास में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद पूरा बड़ा वीडियो आपको पूरे अध्याय का एक ही वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।